आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी में आपके साथ मोनिश रहमान। आप सभी ने एक नाम बहुत सुना होगा, भारत का जाना माना नाम गोल्डन बॉय। अब आप सोच रहे होंगे गोल्डन बॉय कौन है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये गोल्डन बॉय वही है जिसने भारत को एथलीट में पहला गोल्ड मेडल ला कर दिया, नीरज। अगर आप नीरज को जानते हैं तो आप उनके कोच को भी जानते होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार के कोच श्री नसीम अहमद जी। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। नसीम अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। सबसे पहले तो आपका मैं थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पर कुछ बात कर सकूं खिलाड़ियों के बारे में, तो मैं भी स्वागत करना चाहता हूं आपका। तो सर, आप बताइए नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को, कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की। नीरज चोपड़ा से मेरी मुलाकात 2011 में हुई थी। मैं पंचकुला में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच हूं। तो जब मुझे किसी खिलाड़ी ने फ़ोन किया कि भाई कुछ एथलीट पानीपत से आपके पास ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत बढ़िया स्टेडियम है वहाँ पर इंटरनेशनल, तो मैंने खिलाड़ियों की सपोर्ट करते हुए मैंने उनको फ़ोन पे ही कह दिया कि आप आ जाओ मेरे पास, कोई बात नहीं, जो भी मेरे से हेल्प होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो उसमें 3-4 खिलाड़ी मेरे पास आए, जिसमें नीरज चोपड़ा था, एक नरेंद्र है पैरा का खिलाड़ी, वो भी ओलंपियन है, एक आपका परविंदर, वो भी इंटरनेशनल एथलीट है, आज रेलवे में जॉब करते हैं। चौथा था हमारे पास जयवीर, जो भी नीरज से सीनियर है पानीपत में, तो वो इनके साथ पहले से ही जुड़े हुए थे, तो उसका भी सपोर्ट था। तो ये 4-5 बच्चे मेरे पास आए, तो मैंने इनको जो भी था एक कोच के नाते मैंने इनको जगह दी, और उसके बाद हमने इनको ट्रेनिंग शुरू करी। तो नीरज तो 14-14.5 साल का बच्चा था उस टाइम, पर कुछ दिन के बाद ही मुझे लगा कि नीरज एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, जो उसके अंदर पोटेंशियल थी, सीरियस था वो अपने एथलेटिक्स के बारे में। तो मुझे लगा कि भाई ये कुछ कर सकता है। तो जैसे खिलाड़ियों को मैं समझाता था, तो वो छोटा होने के बाद भी उस पर इतना फोकस करता था, तो मैं देखता था कि ये लड़का इतना सिंसियर, और जब हम चले जाते थे उसके बाद वो ट्रेनिंग करता था अपनी। तो उसने इसी कारण वो अंडर 16 का नेशनल चैम्पियन बना, अंडर 18 का चैम्पियन बना, अंडर 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया उसने। तो नीरज में बचपन से ही प्रतिभा थी। तो जैसा आपने पहले भी सुना होगा इसका कई बार कि पानीपत में वो फिटनेस के लिए जाता था, थोड़ा हेल्दी ज़रूर था, पर थ्रो के लिए थोड़ा हेल्दी भी ज़रूरी है, पर इतना हेल्दी नहीं था कि लोग भाई इतना वेट कम हो गया, ये हो गया। तो उसको शौक़ था पानीपत में। तो उसका गांव थोड़ा दूर था, खंडरा गांव है उसका, तो डेली अप डाउन करना उसके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने पानीपत से पंचकुला आने का जो चुना, और हॉस्टल उसको मिला, तो वहाँ से इसका एक तरह से स्पोर्ट्स अचीवमेंट का जो था ना सफ़र शुरू हुआ, और वो उसके बाद बढ़ता ही चला गया। तो नीरज आज ओलंपियन है। तो 5 साल उसने मेरे साथ निकाले हैं, तो मुझे उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो कितना होनहार खिलाड़ी है। तो सर, वो आपके पास 2011 में आए और कब तक रहे। 2016 तक वो जनवरी तक रहे हैं। उसके बाद वो इंडिया कैंप में गए कुछ, और उसके बाद वो पोलैंड ट्रेनिंग के लिए चले गए थे, जहाँ जाने के बाद उनको एक कंपटीशन मिला वर्ल्ड अंडर 20, जिसमें उसने पहला एथलीट है इंडिया का जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, और आई थिंक उसने 86 पॉइंट ऐसे 39 ऐसे कुछ थ्रो किया था। तो वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन था उसका, और वहाँ के बाद ही वो वर्ल्ड क्लास एथलीट बना। बल्कि 2016 में उसको क्वालिफाई कर गया था ओलंपिक के लिए, पर वो उसको लेट क्वालिफाई हुआ, तो इसलिए 2016 का ओलंपिक नहीं खेल सका था वो। सर, आपको कितनी खुशी है कि आपका एक स्टूडेंट पूरे दुनिया भर में नाम कमा रहा है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। देखिए, नीरज ने पता नहीं कितने बार मुझे नाम दिया है, मतलब खुशी दी है। देखिए, अंडर 16 का नेशनल चैम्पियन बनना उस टाइम बहुत खुशी होती थी कि एक मेरा खिलाड़ी जूनियर, फिर अंडर 18, फिर 20, फिर एशियन गेम्स हो गया, आपका एशियन चैम्पियनशिप होगी, कॉमनवेल्थ हो गया, फिर वर्ल्ड कप हो गया, 2020 का ओलंपिक का गोल्ड मेडल, पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल इंडिया का। क्योंकि हमारा देखो स्वर्गीय मिल्खा सिंह है, उन्होंने एक सपना था कि मुझे जिंदे हुए रहते हुए मुझे कोई ओलंपिक मेडल दे। मैं बहुत बड़ा एथलीट मानता हूँ मिल्खा सिंह को, पर वो चूक गए थे। पीटी उषा भी चूक गए थे, और दोनों चौथे स्थान पर रहे थे ओलंपिक में। पर नीरज ने जब 2020 में मेडल जीता, तो एक तरह से हमने, नीरज ने भी बोला था अपने इंटरव्यू में, मैंने भी बोला था कि ये हमारा मेडल श्री जो स्वर्गीय मिल्खा सिंह के नाम हम देते हैं। तो बहुत बड़ी खुशी होती है जब इस लेवल पर कोई हमारे पास मेडल नहीं था, और वो भी मेडल आया तो गोल्ड आया, और गोल्ड में भी
वो मेरा स्टूडेंट था, तो 4 चांद लग गए मेरी खुशी को। तो पूरे देश को खुशी थी, तो मैं भी बहुत खुश हूँ हूँ। तो यही है मेरे कि नीरज ने एक पूरे देश को ओलंपिक में मेडल दिया है। अब दूसरा ओलंपिक आ रहा है। सर क्या ओलंपिक जाने से पहले नीरज की आपसे कुछ बात हुई? देखिए, नीरज जब ओलंपिक से आया था तो उसने मुझे अपना जो मेडल था मेरे हाथ में दिया। वो वायरल भी है, आपके पूरे फ़ोटो हैं। तो मुझे मेडल देखना था। मेडल जब मैंने उसको छुआ और मेडल मेरे हाथ में दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल है नीरज का, और आज मेरे हाथ में है वो। तो उसके बाद वैसे ही फॉर्मली बातें होती रहती है। वैसे वो किसी के साथ ज़्यादा नहीं है, परिवार के साथ भी पहले भी जब वो मेरे पास था जब भी नहीं जाता था। तो आज वो वर्ल्ड एथलीट होने के कारण बाहर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दिल में है नीरज के, हम हैं, वो हमारे दिल में है। तो बात से तो यही है, पहले भी इतनी बात होती थी कि सर आप कैसे हो, मैं कहता था तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो हमारी यही सर, बात वो है। जब नीरज चोपड़ा आपके पास आए तो आपको कितने समय के बाद लगा कि ये भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं? ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, मैंने बताया आपको कि कुछ दिन के बाद है ना। पहले तो मुझे लगा ये बच्चे आए हुए हैं, कोई बात नहीं। पर 6 महीने के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर अलग से पोटेंशियल है, और काफ़ी वो सीरियस था। अभी जैसे मैंने उसको कभी भी मोबाइल पर दूसरी चीज़ें कभी नहीं देखा उसको। सिर्फ वो यूट्यूबर्स पे मैंने 1-2 बार उसका मोबाइल देखा। मैं कहा, करते क्या हो आप? तो मैंने हमेशा उसको देखा कि वो हमेशा टेक्निक देखता रहता था। उसमें जो वर्ल्ड क्लास एथलीट थे उनको देखता रहता था, और कभी भी वो समय की बर्बादी नहीं करता था कि भाई बाज़ार घूमने चले गए या उल्टी सीधी चीज़ें खा ली। उसको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना, और उसने एक उसके हाथ में जो मोबाइल होता था वो सिर्फ यही देखता था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो मैंने कई बार मुझे हुआ कि ये मोबाइल बहुत देखता रहता है, पर उसका जो शौक़ था वो सीनियर्स एथलीट को देखने का ही था। तो मुझे जब ही लग गया था कि एक नीरज बहुत एक खिलाड़ी बनेगा अच्छा। पर मैं खुद नहीं सोच पाता था, ना मैंने कभी सोचा था कि ओलंपिक में गोल्ड दे देगा नीरज। हमारी सोच तो ये था कि भाई नेशनल चला जाएगा, उसके बाद एशियन गेम चला जाएगा। पर ओलंपिक में मेडल लाकर नीरज ने साबित किया कि वो एक बड़ा खिलाड़ी है। सर ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि एक तो नीरज पहले ही गोल्ड दे चुके, और एक कल जो फाइनल होने वाला है उसमें भी लगभग ये तय है कि गोल्ड भारत आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, 2020 में 2 मेडल मुझे मिले थे। एक नीरज ने गोल्ड दिया था, और पैरा खिलाड़ी है निषाद कुमार जो हिमाचल से है, उसने मुझे सिल्वर दिया था। तो इतना आसान नहीं है, ओलंपिक बहुत बड़ा नाम है। तो कल जैसे क्वालिफाई राउंड में नीरज ने परफॉर्मेंस दी है, बहुत कॉन्फिडेंट हो। नीरज खुद बहुत कॉन्फिडेंट है अपने, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो वाकई में चैम्पियन है। तो चैम्पियन के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो माइंड मेकअप उसका भी कंप्लीट बहुत बना हुआ है, क्योंकि अब तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। पर मुझे उम्मीद है कि नीरज कल अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जो दूसरे खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जेवलिन में 2-4 मीटर का डिस्टेंस, कल के उसमें भी एक 80 सेंटीमीटर ज़्यादा है। नीरज से 88 कुछ है उसका, और इसका 89 है। तो कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। पर हमारी ब्लेसिंग है, पूरे देश की ब्लेसिंग है कि नीरज गोल्ड लाए, और उसके बाद हमारे देश का नाम हो। और हम भी आज दुआएं कर रहे हैं कि नीरज दोबारा हमें गोल्ड दे। सर आप पंचकुला में नीरज को किस ग्राउंड में प्रैक्टिस कराते थे? ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम के नाम से है। वो हरियाणा गवर्नमेंट का है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में ही जॉब करता था। तो उस स्टेडियम का नाम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सेक्टर 3 पंचकुला। तो सर ये जो नीरज थे ये अपनी प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे कुछ, या सेम जैसे और प्लेयर्स होते हैं उन्हीं की तरह प्रैक्टिस करते थे? देखिए, जो अच्छा खिलाड़ी होता है या टेक्निक को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई आदमी ये बताए कि जी मैं तो दूसरे खिलाड़ी से 4 घंटे या 5 घंटे ज़्यादा करता हूँ। सीरियसनेस चाहिए। एक आदमी को कंसंट्रेशन करनी है कि उसने 2 घंटे काम करना है तो 2 घंटे दिल से करे वो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता था, पर इतना नहीं है कि भाई वो दूसरे खिलाड़ी से 4-4 घंटे ज़्यादा लगा रहता था। तो नीरज को पहले से अगर एक बार बात समझा दी तो उसकी समझ में आ जाती थी। बहुत से खिलाड़ियों को कई बार समझानी पड़ती है। 50 बार समझाओ तो 1 बार समझते हैं। तो नीरज को 10 बार बताई तो उसमें वो समझ जाता था मुझे क्या करना है। तो कोई ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। वो टैलेंटेड था, इसलिए बहुत जल्दी पकड़ लेता था हर टेक्निक सर को। शेड्यूल क्या रहता था उनका, डाइट का, प्रैक्टिस का, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने आपको बताया कि नीरज बाहर का कुछ नहीं खाता। जब वो मेरे पास हॉस्टल में भी था तो हमने कमरे पे कुछ खिलाड़ियों को छूट दे रखी थी, भाई आप ऐसा करो अपनी डाइट बना लो। तो वो लोग अपना हमारी जो दाल वगैरह सब्जी या पनीर की सब्ज़ी बनती थी उसमें अपना तड़का वगैरह लगाते थे। आटा है,
कुछ आटे में और भी वो चीज़ें मिला लेते थे, तो अपनी रोटियां बना लेते थे। तो ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं थी। बाकी फल फ्रूट है, जूस है, थोड़ा देखो खिलाड़ियों को हमारे इंडिया में प्रोटीन खिलाड़ी नहीं लेते हैं या आम आदमी भी नहीं लेता, तो प्रोटीन वगैरह थोड़ा खिलाड़ियों को चाहिए और थ्रोवर को उससे ज़्यादा चाहिए। तो यही है, बाकी कोई एक्स्ट्रा डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ना नीरज लेता है इन चीज़ों को, पर वो बहुत कैलकुलेशन डाइट लेता है हमेशा, शुरू से ही कोई भी उल्टा सीधा चीज़ कभी भी नहीं खाता है वो। सर क्या कभी नीरज ने अपने गेम को लेकर या अपने आप को लेकर प्रेशर फील किया है कभी? प्रेशर आता है हर खिलाड़ी के उसमें। जब वो कॉमनवेल्थ के बाद उसको इंजरी हो गई थी, तो उस टाइम मेरी बात हुई तो कह रहा था सर ये पता नहीं ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पर वो उसे इंजरी से अपनी ऑपरेशन उसका बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद बहुत जल्दी उसने रिकवर करने के बाद दोबारा वो फील्ड पे आया। जब उसने परफॉर्मेंस दी तो उसको परफॉर्मेंस बेहतर लगी, फिर वो दोबारा मेंटली स्ट्रांग हो गया। तो उसी का नतीजा है कि दोबारा इंजरी के बाद भी उसने ओलंपिक में गोल्ड लिया। सर ये जो जेवलिन थ्रो है इसमें टेक्निक से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है या टेक्निक से ही हो जाता है सब? ये दोनों चीज़ें चाहिए, आप ठीक कह रहे हो, टेक्निक भी चाहिए और ताकत भी चाहिए, और सबसे बड़ा चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन। जब दोनों मिलके जब लगती है तो जब ये थ्रो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहूँ, रनिंग और जैसे जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में मेडल दिया नीरज ने, वो बहुत टेक्निकल इवेंट है। कोई भी आदमी फेंकना चाहेगा तो उसको चोट भी लग सकती है और उससे दूर नहीं जाएगा। नहीं तो 800 ग्राम का जेवलिन है, कोई सोचे मैं यहाँ फेंक दूँ, कोई अपने अगर किसी से पूछेंगे तो चलो नीरज 90 फेंक रहा है तो मैं भी 30-40 तो फेंक दूंगा, तो उससे 15 ही जाएगा। तो बहुत टेक्निकल इवेंट है, तो उसने वो हर जो एथलीट उसको नहीं पार्टिसिपेट करता। बहुत टेक्निकल इवेंट की वजह से नीरज इतने दिन स्टैंड कर रहा है अभी। तो बहुत हिंदुस्तान में अगर नीरज ने जेवलिन में मेडल दिया है तो टेक्निकल इवेंट है वो बहुत, तो उसके लिए ताकत, कोऑर्डिनेशन और टेक्निक की ज़रूरत है। तो सर आपका कहना है कि अगर कोई ये फेंकना चाहे तो नहीं फेंक सकता 15 मीटर भी? हाँ, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं बताऊँ आपको, आप ये देखो, जब हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो नर्सरी, फिर 5वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं तक पढ़ते हैं, तो 20-22 साल के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम कहीं कोई डिप्लोमा करते हैं। तो ऐसे ही खिलाड़ी को कोई सोचे कि मैं 2 महीने में या 2 साल में या 6 साल में बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाऊँ, नहीं, पेशेंस चाहिए। जब से नीरज ने मान लो 12 साल से 13 साल से शुरू किया तो जाके 20 में रिकॉर्ड किया, तो नीरज जैसे हर खिलाड़ी नहीं कर सकता। नीरज तो बहुत जल्दी पकड़ता है। तो किसी भी एथलीट को कहीं परफॉर्मेंस करने के लिए 10-12 साल चाहिए, तो जब ही वो एक अच्छा एथलीट बन सकता है। अच्छा सर, जैसे कई बच्चे होते हैं उनमें टैलेंट तो होता है पर वो अपने घर की आर्थिक स्थिति या कुछ भी और कोई प्रॉब्लम में फंसकर वो अपना टैलेंट वहीं दबा देते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आज किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं खुद एक 34 साल मैंने जॉब की है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में की है, कोच के नाते मैंने फील्ड पर रहा हूँ। इंडिया में बहुत समस्याएं हैं, आप अपनी ही जगह लगा लो। आप अगर कोई लड़का, रुड़की में स्टेडियम है और वहाँ से 20 किलोमीटर वो दूर रहता है, उसको डेली आना जाना और उसके बाद प्रैक्टिस करनी, और फिर मौसम कभी सर्दी होती है, फिर लू चलती है, लू में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, खिलाड़ी को 4 बजे शाम को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो है, स्टेडियम नज़दीक होने चाहिए, सुविधा होनी चाहिए जो सरकार को करनी चाहिए, और जो इंडिया में बहुत कम है। मतलब सुविधा नहीं है और कोचेज़ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जिसके कारण आज हम मेडलों की कमी के कारण आप देख ही रहे हो, एक छोटे छोटे मुल्क है 25-25, 30, अमेरिका जैसा, चाइना जैसे 100 मेडल ले रहे हैं। तो हमें हर बार ओलंपिक में हम यही सोचते हैं कि अगली बार हम बहुत अच्छा करेंगे, पर जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो मेरी यही है कि सरकार से कि जितना भी हो सकता है खेलों को जितना ज़्यादा ध्यान देंगे इतने ही हमारे मेडल आएंगे। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था निषाद का, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? निषाद पैरा का खिलाड़ी है जिसका बचपन में हाथ कट गया था, वो हिमाचल से है, ऊना डिस्ट्रिक्ट से। तो उसका भी ऐसे ही फ़ोन आया था मुझे, क्योंकि नाम था पंचकुला का। मैंने एक नाम लिया था नरेंद्र, पैरा ओलंपिक में वो 2 ओलंपिक खेले हैं और एशियन पैरा में उनका मेडल है, बल्कि आज मेरे से उच्च पद पे वो काम कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो नरेंद्र जैसे खिलाड़ी का नाम सुन के कि पैरा खिलाड़ी वहाँ है, तो ये अपना निषाद भी मेरे पास आया। तो मैंने फ़ोन पे इसको कह दिया, आजा भाई, मेरी थोड़ी आदत है ऐसी कि भाई आ जाओ। तो देखा तो मैंने वो 6'4" उसकी हाइट है। तो उसके मैंने पेरेंट्स को कहा भाई आप इसको छोड़ जाओ, तो अचंभित हो गए कि भाई आए और कह रहे छोड़ जाओ।
कह रहे जी हमारे पास तो कुछ पैसे दिखाए उन्होंने, हमारे पास तो यही पैसे हैं। मैंने कहा ये मैं पैसे नहीं, पैसे भी ले जाओ, इस लड़के को छोड़ जाओ। तो मैंने उसको सेल्फ पॉकेट लगा लो आप, या दोस्तों से या किसी से भी मैंने उसको करके उसकी ट्रेनिंग शुरू करी। उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड में मेडल लिया, आपका एशियन गेम्स में नया रिकॉर्ड किया इस बार, और पिछले ओलंपिक में उसने 2020 में सिल्वर मेडल लिया। तो दूसरा खिलाड़ी मेरा निषाद है, और एक गरीब परिवार से था। परिवार से तो नीरज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब तो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आज दो खिलाड़ी मेरे ओलंपिक में मेडल हैं, और निषाद का 20-25 दिन के बाद मेडल होने वाला है। फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, हम उससे भी उम्मीद करेंगे। पिछली बार सिल्वर था, वो इस बार गोल्ड लाए। और सर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो प्रैक्टिस तो करते हैं पर बार बार फेल हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? ये चीज़ें भी आती हैं, उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट को ही एक दोष दूंगा। जब आदमी सुबह शाम ट्रेनिंग करता है तो ये मशीन तो है नहीं है, शरीर है, तो इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं हमें। उस टाइम हमें उसकी ज़रूरत होती है, जैसे मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, डाइट प्लान की ज़रूरत होती है। तो वो कमी है हमारे देश में, हमारे बच्चों को कोई समझा नहीं पाता है, ना उनका कोई मेडिकल चेकअप होता है, ना हमारे पास कोई स्पोर्ट्स इंजरी की कोई भी, मेरे ख्याल से तो आसपास मुझे नहीं लगता। छोटा मोटा तो कोई फिजियो जानते हैं, पर हाई लेवल पर जो खिलाड़ियों को चाहिए और जिस टाइम चाहिए, जब बच्चा शुरू करता है उसी टाइम उसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, और वो उस टाइम नहीं मिल पाती तो उनका टैलेंट रह जाता है पीछे। कुछ प्रैक्टिस कम हो पाती है, साइंटिफिक नहीं हो पाती है, कुछ उनको डाइट का कुछ नहीं मिल पाता है प्रॉपर, और कुछ उनको इंजरी के कारण वो फिर उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। वो डॉक्टर्स का काम है, कोच का काम तो है नहीं। तो कुछ टैलेंट हमारे ना, काफ़ी टैलेंट पीछे ही रह जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर उनको अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत से टैलेंट हमारे ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हिंदुस्तान में टैलेंट बहुत है। सर जैसे कि आप रुड़की से हो, तो आपने कभी सोचा कि हरियाणा के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, क्यों ना अब अपने रुड़की शहर के लिए भी किया जाए, अपने रुड़की शहर से टैलेंट को खंगाला जाए और यहाँ के बच्चों की मदद की जाए कुछ? देखो, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उस टाइम भी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ रुड़की में कुछ नहीं था। अगर शायद बीजी रुड़की में मुझे प्रैक्टिस का मौका ना देते तो शायद मैं भी नेशनल ना खेल पाता और मैं भी कोच ना बन पाता। तो मैं यही कहूँगा, अगर भाई हमारे जो एमएलए साहब हैं या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो अगर हमारे रुड़की को कोई एक स्टेडियम दे दे तो मेरी सेवा 24 घंटे मेरे अपने, क्योंकि मैंने यहाँ बचपन गुजारा है, तो मेरी सेवा रुड़की के लिए हमेशा तैयार है। मैं अभी भी तैयार हूँ, पर 400 मीटर का ट्रैक चाहिए, तो उसके लिए जगह चाहिए, छोटा एक स्टेडियम चाहिए। तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ सेवा देने के लिए, पर ट्रैक बनाना या ज़मीन तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास तो मेरा फिज़िकली मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, वो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो सरकार से मेरा यही है, हरियाणा सरकार देखो कितना अवेयर हो के कितने खिलाड़ी आज वहाँ से तैयार हो रहे हैं। तो मैं रुड़की के लिए भी चाहता हूँ कि मैं ओलंपियन बनाऊँ कोई, तो मुझे एक स्टेडियम दिया जाए यहाँ, मैं उसके लिए 24 घंटे रात दिन लगा के मैं कोई ओलंपियन तैयार कर सकता हूँ। मेरे में खुद क्षमता है इस बात की। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार से एक स्टेडियम दे दें। तो सर अगर सरकार आपको स्टेडियम दे देती है तो आप 1 या 2 ओलंपियन रुड़की से भी निकाल सकते हैं, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतना अच्छा तजर्बा है, मैं खिलाड़ी को इतने लंबे समय से मैंने नौकरी की है, टैलेंट को बहुत टैलेंट है रुड़की के अंदर। क्योंकि जब हम खुद प्रैक्टिस करते थे तो मैंने बताया ना, स्टेडियम होने के बाद भी हम कई खिलाड़ी नेशनल पहुँचे हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पर पूरा इंफ्रा मिलेगा और अच्छा माहौल दिया जाएगा तो यहाँ से भी ओलंपियन बनेंगे और मेडल ला के दिखाएंगे हम। तो मैं सरकार से और शहर के विधायक से अपील करता हूँ कि एक स्टेडियम दिया जाए ऐसे कोचेज़ के लिए जो यहाँ से पंचकूला से 2-3 ओलंपियन निकाल कर गए हैं। ये बात करते हैं रुड़की से ओलंपियन निकालने की, तो इन लोगों की मदद की जाए। तो भी आपने जो देखा, हमारे साथ मौजूद थे नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद जी, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर किया है। तो सर कल फाइनल है ओलंपिक का और आप पंचकूला ना होकर रुड़की में हैं, तो फाइनल देखने की क्या तैयारी है आपकी कल? हमने पिछले ओलंपिक में भी पंचकुला में स्क्रीन लगा के लाइव इवेंट देखा था नीरज का। तो इस बार भी हमारी पंचकुला की जगह हम रुड़की में टोडा कल्याणपुर में हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं, पटाखे भी, लड्डू भी, हमने स्क्रीन लगाई हुई है। गांव के लोगों को, आप जैसे सभी मीडिया साथियों को, पूरे शहर के लोगों को, जितना भी हमारा जिन लोगों से संपर्क है, हमने बुलाया है। तो हम कल
दोबारा उसी तैयारी में, उससे ज़्यादा जोश में हम कल हैं, क्योंकि हम रुड़की में हैं, परिवार के खुद मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, तो उनके साथ हम कल फिर गोल्ड के लिए नीरज का इवेंट देखेंगे, और मैं यहीं से लाइव हम मैं उसका इवेंट देखेंगे कल। तो सर पूरी 101% चांस है कि गोल्ड आ रहा है भारत में? देखिए, मैंने बताया ओलंपिक बहुत बड़ा इवेंट है, पर मेरी दुआएं, पूरी देश की दुआएं नीरज के लिए है, और नीरज एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई नीरज हमें दोबारा एक मुझे गोल्ड दे, पूरे देश को गोल्ड दे, तो हम फिर उस मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, और आपसे उस मेडल के बाद चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे साथ होंगे। जी जी बिल्कुल, मेडल के बाद ही बात करेंगे अब आपसे। तो मैं ये है कि कल इवेंट के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। पूरे देश के साथ गुरु की अगर दुआएं किसी शिष्य के साथ हो तो उसकी तकदीर बदल जाती है, तो इसका ये मानना है कि गोल्ड आ रहा है भारत में। आशीर्वाद है हमारा नीरज को, और करना नीरज ने है, पर दुआ में बड़ा वो ताकत होती है, असर होता है, तो वो कल देखते हैं और होगा। तो आप सभी की दुआएं उसके साथ हैं, पूरे देश की दुआएं उसके साथ हैं, तो हम कल उसका लाइव टेलीकास्ट जो मैच होगा उसको देखेंगे, और मैं यहाँ मौजूद होऊंगा, तो आप भी शामिल होइए उसमें। सबको तो सर पहले ही तैयारी करके बैठे हैं मतलब पूरी आप? बिल्कुल तैयारी है कि नीरज हमें दोबारा गोल्ड दे। कल उनके इवेंट के बाद गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर इनसे बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए, शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक खिलाड़ियों के लिए और नीरज के लिए शुभकामनाओं के लिए आप मेरा इंटरव्यू लिया, तो हम कल मेडल के बाद फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू।